गुड मॉर्निंग, सुप्रभात स्टूडेंट्स। चलो हम हमारे पाठ में से किताब में से पाठ क्रमांक 6 देख रहे थे। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस पाठ में मैंने आपको कठिन शब्द बताए थे और इस कविता को हमने सुर ताल के साथ भी सुना है। मैंने आपको कठिन शब्द लिखने के लिए कहा था, उनके अर्थ मैंने आपको बताए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो सारे लिखे होंगे। चलो तो आज हम हमारी जो कविता है उस कविता की ओर जाते हैं। मैं आपको इस कविता का जो भावार्थ है वो बताती हूँ। बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों। सबसे पहले मैं कविता का परिचय कराती हूँ। रमेश दत्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जलेसर एटा में हुआ था। इनका विज्ञान के प्रति अत्यधिक प्रेम है। इनके द्वारा लिखे गए लेख विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। विज्ञान पर आधारित लेख लिखकर उन्होंने पाठकों के मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जागृत करने का प्रयास किया है और इन्होंने रेडियो एवं टीवी के माध्यम से भी विज्ञान का प्रचार प्रसार करने का कार्य किया है। विज्ञान लेखन के लिए इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे कि पद्य परिचय, गज़ल। यह अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है और गज़ल एक ही बहर और वज़न के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मक्ता कहते हैं। गज़ल के अंतिम शेर को मतला कहते हैं। आमतौर पर गज़लों में शेरों की विषम संख्या होती है। ये हमारी जो गज़ल की छोटी सी जानकारी थी, मैंने आपको बताया है। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस गज़ल के माध्यम से कवि रमेश दत्त शर्मा जी ने सभी के साथ प्यार से बोलना एवं स्वयं पे नियंत्रण रखना, बोलने से पहले विचार करना व सही समय पर बोलना आदि गुणों को अपनाने के लिए कहा गया है। सारांश बताती हूँ इस कविता का। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, यह एक गज़ल है। इस गज़ल के माध्यम से कवि ने इंसान को कई मूलभूत बातें सीखने के लिए प्रेरित किया है, जैसे कि इंसान को सभी के साथ प्रेम से वार्तालाप करना चाहिए, सही समय आने पर इंसान को अपना मुंह खोलना चाहिए, विचारों को तौल कर बात करनी चाहिए, कला का अभ्यास करना चाहिए, स्वयं पर नियंत्रण रखना सीख लेना चाहिए और तकलीफ देने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना सीख लेना चाहिए। इंसान को आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी सीख लेना चाहिए। तो ये मैंने आपको इस कविता का सारांश बताया है। चलो बच्चों, हम हमारे पंक्तियों की ओर जाते हैं। उनका मैं आपको यहाँ पे भावार्थ बताती हूँ। ध्यान से सुनिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको अगर स्वमत का प्रश्न आता है लिखने के लिए तो आपको उसका जवाब लिखने के लिए आना चाहिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इसका अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि इंसान को सभी से प्रेम से बोलना चाहिए। देखो कवि क्या कह रहे हैं, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। मतलब हमें हम सभी को, मतलब इंसान को सभी से प्रेम से बोलना चाहिए, ज़रा प्यार से बोलना चाहिए। और इस वाणी इंसान की वाणी में शहद होना चाहिए। आपको शहद तो पता है कितना मीठा होता है, तो आपकी वाणी भी उसी तरह से मीठी होनी चाहिए। मीठी होनी चाहिए मतलब क्या, आपके मुंह में आपको शहद नहीं डालना है, बल्कि आपको अच्छे शब्द बोलने हैं, अच्छी बातें करनी हैं। तभी कहा जाता है कि इंसान की वाणी में शहद होना चाहिए, यानी उनकी वाणी मीठी होनी चाहिए, है ना। उसे सभी के साथ मीठी मधुर वाणी में वार्तालाप करना चाहिए, ना कि किसी के बारे में आपको कटुता से बात करनी है और ना ही किसी के बारे में कुछ कटु बातें करनी है। आपको बस
आपके वाणी में शहद घोलकर मीठी मधुर वाणी से आपको बातें करनी है, वार्तालाप करना चाहिए। इंसान को सभी के साथ प्यार से रहना है। इंसान को क्या करना है? सभी के साथ प्यार से रहना है। सहृदयतापूर्वक बोलना सीखना चाहिए और सहृदयतापूर्वक क्या करना चाहिए? बोलना सीख लेना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखिए। देखो, मैंने अभी आपको दो पहले पंक्तियां सिखाई है, जैसे कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इन पंक्तियों का अर्थ मैंने बताया है कि इंसान को सभी के साथ प्रेम से बातें करनी चाहिए, इंसान की वाणी में शहद होना चाहिए, यानी कि वाणी में मिठास होनी चाहिए, ना कि आपको अपने मुंह पे शहद डालना है, बल्कि आपके शब्द जो होते हैं, आपका जो बात करने का तरीका है वो मीठा मधुर होना चाहिए, आपका वार्तालाप अच्छा होना चाहिए और इंसान को सभी के साथ प्यार से सहृदयतापूर्वक बोलना सीख लेना चाहिए। ये हो गए पहले दो पंक्तियों का अर्थ। चलो आगे की दो पंक्तियां लेते हैं हम। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इंसान को अक्सर चुप रहना चाहिए। देखो वो क्या कह रहे हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए? अक्सर चुप रहना चाहिए। चुप रहने के कई लाभ होते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि चुप रहने के कई लाभ होते हैं, अतः योग्य समय आने पर इंसान को अपना मुंह खोलना चाहिए। मतलब आपको अगर कोई कुछ बोल रहा है तो अक्सर आपको वो समय देखकर आपको बोलना चाहिए, नहीं तो अक्सर आपको चुप ही रहना चाहिए। चुप रहने के क्या होते हैं? बड़े लाभ होते हैं। और अतः योग्य समय आने पर इंसान को क्या करना है? अपना मुंह खोलना चाहिए, अर्थात योग्य समय पर योग्य बातें कहनी चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? आगे वाली दो पंक्तियों का भी अर्थ मैंने आपको अभी बताया है। मैं वापस पंक्ति भी रिपीट करती हूँ और उनका अर्थ भी आपको बताती हूँ। जैसे देखो, चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। इसका अर्थ मैंने आपको बताया है कि कवि कह रहे हैं कि इंसान को अक्सर चुप रहना चाहिए, चुप रहने के कई लाभ है, अतः योग्य समय आने पर इंसान को क्या करना चाहिए? अपना मुंह खोलना चाहिए, अर्थात योग्य समय पर योग्य बातें करनी चाहिए। समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पंक्तियों की ओर हम चलते हैं। जैसे कि कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। यहाँ पे कवि के मतानुसार व्यक्ति को बोलने से पहले गहन विचार करना चाहिए। देखो, हम कभी कभी बातें करते हैं तो अपने घर में भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी कहते हैं कि बोलने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए और विचार करके बातें आपको करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए, है ना, और उसी विचारों को तौल कर बात करनी चाहिए कि इस कला का अभ्यास आपको करना चाहिए। मतलब आप किसके साथ किस तरह से बात कर रहे हैं ये आपको तौल करना आना चाहिए। मतलब कवि के मतानुसार व्यक्ति को बोलने से पहले गहन विचार करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। उसे विचारों को तौलकर बात करने की कला का अभ्यास करना चाहिए। समझ में आ गया आपको? मैंने अभी ये भी दो पंक्तियों का अर्थ मैंने आपको बताया है। मैं वापस वो दो पंक्तियां दोहराती हूँ, उसके बाद मैं उसका अर्थ भी वापस से बताती हूँ। जैसे देखिए, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। कवि के मतानुसार व्यक्ति को बोलने से पहले गहन विचार करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए, उसे विचारों को तौलकर बात
करने की कला भी आत्मसात करनी चाहिए। समझ में आ गया? चलो ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन की ओर जाते हैं हम। तू तड़का हो या फिर हो तू तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तू तड़का हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। कवि के मतानुसार व्यक्ति को स्वयं पर आत्मनियंत्रण रखना सीखना चाहिए। कवि के मतानुसार व्यक्ति को स्वयं पर आत्मनियंत्रण रखना सीखना चाहिए और इंसान को लड़ाई के समय एक दूसरे के साथ तू तू मैं करते समय स्वयं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। संभवतः इन परिस्थितियों में बचना ही चाहिए। देखो मैं वापस बताती हूँ। कवि के मतानुसार व्यक्ति को स्वयं पर आत्मनियंत्रण रखना सीख लेना चाहिए। मतलब आपको खुद पर आपको नियंत्रण रखना है कि आप तू तू मैं ना करें। और इंसान को लड़ाई के समय एक दूसरे के साथ तू तू मैं करते समय स्वयं पर जितना आप नियंत्रण रख सकते हो उतना आप नियंत्रण रखो। संभवतः इन परिस्थितियों में आपको बचना ही चाहिए। चलो पहले यहाँ पे मैंने जो 8 लाइन जो है उनके अर्थ मैंने आपको बताए हैं। समझ में आ गए होंगे। वापस मैं दोहराती हूँ। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यहाँ पे कवि ने कहा है कि इंसान को सभी से प्रेम से बोलना चाहिए, इंसान की वाणी में शहद होना चाहिए, यानी उनकी वाणी मीठी होनी चाहिए। उसे सभी के साथ मीठी व मधुरता के साथ वार्तालाप करनी चाहिए और इंसान को सभी के साथ प्यार से सहृदयता पूर्वक बोलना सीख लेना चाहिए। ये हो गए पहले 2 लाइनों का अर्थ। दूसरी लाइन है, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना चाहिए। कवि ने कहा है कि आपको चुप रहना है और अक्सर आपको चुप रहना है और चुप रहने के बड़े ही लाभ होते हैं। अतः योग्य समय आने पर आपका मुंह आपको खोलना चाहिए और योग्य समय पर योग्य बातें कहनी चाहिए। नेक्स्ट है, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। कवि के मतानुसार व्यक्ति को बोलने से पहले गहन विचार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। उसे विचारों को तोलकर बात करने की कला आत्मसात करनी चाहिए। नेक्स्ट, तू तड़का हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। मतलब कवि के मतानुसार व्यक्ति को स्वयं पर आत्मनियंत्रण रखना सीखना चाहिए और इंसान को लड़ाई के समय या एक दूसरे के साथ तू तू मैं करते समय स्वयं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। संभवतः इन परिस्थितियों से बचना ही चाहिए। देखिए कितनी अच्छी गजल है और उनका अर्थ भी अच्छा है। आपको भी जैसे कवि ने कहा है वो बातें आपको भी ध्यान में रखनी है और आपके जीवन में भी आपको इन बातों की ओर ध्यान देकर कला आत्मसात कर लेनी चाहिए।